हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और इस चैनल पर सिखाया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजीली किस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लें आप। तो आज वीडियो लेके आई हूँ मैं खुद की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी। कब शुरू किया मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या क्या दिक्कतें आई मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके मैंने क्या अचीव किया है, सारी चीज़ों पे आज बात होने वाली है इस वीडियो में। तो शुरुआत करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। कब हुआ जी? तभी हुआ जब सीक्रेट बुक लॉन्च हुई, सीक्रेट मूवी आई और हम सभी को पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मुझे भी पता चला। उस वक्त अकेली थी, मीडिया में जॉब करती थी और सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी? लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना ढंग का। तो उस वक्त जो चूंकि सीक्रेट बुक पढ़ा था तो पूरे टाइम पॉजिटिव बोलने की कोशिश करती थी। अकेली थी, इजी हो जाता है जब आप अकेले रहते हो, सिर्फ नौकरी कर रहे हो, घर में किसी के साथ आप रह नहीं रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना बहुत इजी है क्योंकि आपके लाइफ में कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। तो तभी फॉलो किया मैंने, बहुत इजीली फॉलो हो गया मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बोर्ड बनाया, बोर्ड पे लिख दिया सारे डिजायर, बिना सोचे समझे कि वो जो डिजायर्स लिखे हैं किस तरीके से आगे चलकर इम्पैक्ट करेंगे। खैर मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगी, कभी और बना दूंगी वीडियो कि किस तरीके से आप जो लिखते हैं वो ऑपोजिट भी इम्पैक्ट कर सकता है आपको, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिना समझे सिर्फ मैनिफेस्टेशन के पीछे लग गए हैं। तो खैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट हो गया, शादी हो गई मेरी। शादी होने के बाद जो जो डिजायर बोर्ड पे लिखी थी वही डिजायर कॉन्ट्रास्ट का काम करना शुरू हो गया। खैर चूंकि अब आप एक फैमिली सेटअप में रहते हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना फॉलो नहीं कर पाते हो क्योंकि ढंग से पता ही नहीं होता है किस तरीके से फॉलो करना है। कोई दूसरा सामने में कुछ गंदा बोल दो, उसको टोक दूं, अब नई नवेली बहू टोक दे किसी को तो कैसा लगेगा। तो कई बार अनकंफर्टेबल सा माहौल हो जाता था। फिर धीरे धीरे मुझे लगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मैंने फॉलो करना बंद कर दिया और कुछ खास मैनिफेस्ट हो भी नहीं रहा था उन चीज़ों से। जो चाहिए था वो बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती थी, छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती थी। तो मैंने बंद कर दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, नॉर्मल लाइफ जीने लग गई। अब इतने कॉन्ट्रास्ट लाइफ में आने शुरू हो गए। शुरू में तो काफ़ी अच्छा रहा लाइफ, एक मेरी बेटी भी हुई, बहुत अच्छे से जी रहे थे हम। फिर लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आ गया, जो हस्बैंड थे उन्हें उनके बिजनेस को लेके कुछ कॉन्ट्रास्ट आ गया एंड हमारा जो बहुत सालों का बिजनेस था वो बंद हो गया। हस्बैंड ने दूसरे बिजनेस को शुरू किया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि पुरानी नेगेटिव बातों के बारे में ज़्यादा ना सुने तो ही बेटर है। तो हस्बैंड ने दूसरा बिजनेस शुरू करने का कोशिश की। दूसरा बिजनेस खुला भी, बहुत अच्छा चला 1 महीने, बट उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशू आ गया और वो पूरा का पूरा जहाँ पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो पूरा मार्केट ही सील हो गया। अब हमें आ गई फाइनेंशियल दिक्कत और हम चूँकि उस वक्त मेरी बेटी छोटी थी, मैं उस वक्त घर में ही रह रही थी, कोई काम नहीं कर रही थी। अब हमारे पास आ गई फाइनेंशियल दिक्कत, जो कुछ भी शुरू कर रहे हैं उसमें लॉस ही हाथ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि सेटल हो तो हो कैसे। अब स्ट्रेस आना शुरू हो गया इतना कि भाई बेटी है, कैसे उसे पढ़ाऊंगी, कैसे उसे बड़ा करूंगी, अभी तो हुई है। और लाइफ में इतने सारे कॉन्ट्रास्ट एक साथ आने शुरू हो गए कि संभालना मुश्किल हो गया था। पूरे टाइम रोना, पूरे टाइम कोसना अपने किस्मत को, पूरे टाइम लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करना कि भाई मैं कैसे अपनी लाइफ ठीक करूंगी, मम्मी के पास रोना, दीदी के पास रोना, जो आम औरतें करती हैं वही कर रही थी मैं भी। पूरे टाइम स्ट्रेस में रहना और समझ में नहीं आ रहा था कि वे आउट है का। ये पहले भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ लेकिन अभी मैं वापस बना रही हूँ क्योंकि नए लोग जुड़े हैं और शायद पुराने वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे, इसके लिए। तो फिर भाई मैंने एक दिन बेटी के साथ इसी चिंता में लेटी हुई थी, बेटी स्कूल से आई, बेटी के साथ मैं बैठ के नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रही थी। बेटी सो गई और फिर मैं नेटफ्लिक्स से कुछ चेंज करके मैंने अपने कुछ देखना चाह रही थी, बट मैं कहीं और गुम थी। पता नहीं बेटी सोए सोए कैसे उसका हाथ पड़ गया उस पे। और एक टोनी रॉबिन्स की एक नेटफ्लिक्स सीरीज है जिसमें टोनी रॉबिन्स बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उनका जो सेमिनार होता है उसके बारे में, वो चालू हो गया। वो मैंने पूरा देखा। मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा था? उस लैपटॉप के बगल में, और यूट्यूब का एल्गोरिदम उस चीज़ को कैच कर लिया।
यूट्यूब उस दिन के बाद से मुझे बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। उसी में फिर मुझे आया दीपक चोपड़ा का एक वीडियो पॉपअप हुआ, लाइफ पर्पस फाइंड करो। मैंने कहा चलो करके देखती हूँ। लाइफ पर्पस मैंने फाइंड करने का वो वीडियो अचानक से, मैंने दोबारा वो वीडियो ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे दोबारा वो वीडियो मिला नहीं, लेकिन मैंने वो वीडियो देखा लाइफ पर्पस का यूट्यूब पे ही, और फिर मैंने वो लाइफ पर्पस मेडिटेशन किया जो मेरे चैनल पे भी बनी हुई है मेडिटेशन के रूप में, जो मैं की थी। उस लाइफ पर्पस के मेडिटेशन के बाद फिर भी कुछ हुआ नहीं चेंजेस। मैं रोज़ परेशानी रह रही हूँ, दुखी ही रह रही हूँ, समझ में नहीं आ रही है मुझे कि लाइफ चेंज होगी तो होगी कैसे। हस्बैंड को देखती थी बेचारे परेशान, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। परिवार में और भी दिक्कतें थी, बहुत सारे ऐसे भी थे कि रिश्तेदार मजाक बनाते थे। एक पार्टी में गई थी मैं जहाँ पे सबके सामने एक मेरी करीबी रिश्तेदार ने मेरा मजाक बना दिया, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक बना दिया। तो आपके पास जब पैसे नहीं होते हैं ना, तो आप इस समाज के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। ये समाज सिर्फ आपको आपकी माली हालत पे ही पूछता है। वही रेवती जो पहले अब मीडिया में जॉब करती थी शादी से पहले, उसके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल होते थे घर परिवार में रिश्तेदारों के बीच में। वही रेवती जो उसने बहुत बड़े बिजनेसमैन से बॉम्बे में शादी की थी, उसके सजेशंस एंड वैल्यूज जो भी बोलती थी, लोगों को सजेस्ट करती थी, लोग बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते थे। जैसे ही बिजनेस का डाउन टर्न आया, जैसे ही मेरे लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी, मैं इनविजिबल हो गई। मेरे बताए हुए सजेशन लोग माहौल बना के चले जाते थे, या कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि बोले तुम क्या बता रही हो। ये समाज जो है आपको इस तरीके का बिहेवियर करके प्रेरणा देता है कुछ करो, और यही कारण है कि आप इन समाज के इन ऐसे लोगों से चिढ़ने के बजाय उनको थैंक यू बोले, क्योंकि अगर वो इस तरीके का बिहेवियर नहीं करेंगे तो आपके अंदर डिज़ायर जन्म नहीं लेगी कुछ अच्छा करने की। शायद अगर मुझे चारों तरफ से प्यार और सपोर्ट मिलते रहता तो मेरे अंदर डिज़ायर नहीं जागती अपना कुछ नया करने की, अपने कुछ बड़ा करने की। खैर, वो जो लाइफ का स्ट्रगल चल रहा था, हस्बैंड को देख रही हूँ जो चल रही है, और फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम चूँकि मैं देखना शुरू कर दी। अचानक एक रात वीडियो चलते चलते दूसरी वीडियो चलती है। एक वीडियो चल रही थी कुछ दीपक चोपड़ा की, क्योंकि दीपक चोपड़ा का मैंने वो लाइफ पर्पस किया था तो एक दो वीडियो उनकी सुनने लग गई थी। समझ तो कुछ आ नहीं रही थी, सुन रही थी बस। और फिर अचानक से अब्राहम की वीडियो चल गई। अब्राहम की वीडियो चलने के बाद वो इतनी तेज़ तेज़ बोलती थी कि मुझे जो नींद नहीं आती थी टेंशन से, स्ट्रेस से, पहली बार ही चली तो मैं सो गई। उनके आवाज़ से मुझे नींद आ गई। वो मेरा पहला शायद हीलिंग का काम हुआ था अब्राहम की वीडियो से। मेरी सोल हील हुई थी उस अब्राहम की वीडियो से। उसके बाद फिर मैं रोज़ सुन के सोना शुरू कर दी। समझ में तो आती नहीं थी अब्राहम की वीडियो शुरू में, क्योंकि बहुत आपको अब्राहम की वीडियो समझने के लिए उस लेवल में जाना होगा। आप जब तक उस वाइब्रेशनल लेवल में नहीं है, अब्राहम की वीडियो आप नहीं समझ सकते। धीरे धीरे मैं सुनते रही और अचानक से कुछ जाग गया मेरे अंदर। मतलब उसके बाद पसंद आने लग गई उनकी वीडियो। उसके बाद मैं बिना सुने सो नहीं पाती थी उनकी वीडियो को, लगता था कुछ जाग रहा है अंदर। उसके बाद फिर अचानक एक दिन जो स्केप्टिक माइंड है वो जागा और सोचा कि ये है कौन अब्राहम। चूँकि अब्राहम के लेक्चर में वो एस्टर की बातें करती थी, जेरी हिक्स की बातें करती थी, हम करके बात करती थी। मुझे समझ में नहीं आया ये है कौन एस्टर, कौन है जेरी हिक्स, कौन है अब्राहम। उनके बारे में जानने की कोशिश की। उनके बारे में जब जानने की कोशिश की तो डर गई, क्योंकि जो सुनने में आया वो उस वक्त के लिए मैं रेडी नहीं थी। उस वक्त एनर्जी और यूनिवर्स और एंजल्स और ये सब मुझे डरा देते थे। लगता था कुछ तो ब्लैक मैजिक होगा, ये होगा, वो होगा। डर गई और फिर मैंने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उसमें पता चला कि जो एस्टर हिक्स है वही चैनल करती है अब्राहम नाम के एनर्जी को, जो उसे आके इतने प्यारे प्यारे शब्द सुनाता है। वो सुनने के बाद मैं डर गई, मुझे लगा कोई भूत प्रेत चैनल करती है, और फिर मैंने सुनना बंद कर दिया। लेकिन अब मुझे नींद आनी बंद हो गई। जैसे ही अब्राहम को सुनना बंद कर दिया, वापस से नींद आनी बंद हो गई। मैं फिर से परेशान होने लगी, और फिर मेरा प्यारा यूट्यूब मेरी मदद करने आ गया और एक वीडियो पॉपअप हुआ वेन टायर का।
वेन डायर की वीडियो को सुनने में भी बहुत रिलीफ फील हुई। और वेन डायर मुझे का एक लेक्चर मुझे अभी भी याद है, जो उसमें एक रिपोर्टर बोलती है कि वेन डायर आप तो इतने स्पिरिचुअल हैं, आप योगा करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, फिर आपको कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिस्टल्स को कहते हैं क्रिस्टल्स में ये है, तो आप ऐसे सुपर नेचुरल या सुपरस्टिशन वाली चीज़ों को देख के गुस्सा नहीं आता है। तो वेन डायर ने बोला कि अगर मेरी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कोई बोले कि क्रिस्टल लगाने से ठीक हो जाएगी, तो मैं इस चक्करों में पड़ूंगा ही क्योंकि सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है या ये है। अगर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो मैं ये इन चक्करों में जाऊंगा ही क्यों। मैं तो पूरा का पूरा क्रिस्टल का चेयर खरीद कर उस पर बैठना शुरू कर दूंगा अगर वो मुझे रिलीफ दे रही है। क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में किसी को सही आंसर नहीं पता, सब अटकलें लगा रहे हैं, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। और फिर मुझे समझ में आया कि मैं किस कारण से खुद को उस रिलीफ पाने से रोक रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया समाज के हिसाब से ये गलत है, चैनल करने में लोग बुराई समझते हैं। बट मुझे रिलीफ दे रही थी वो वीडियोस, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब्राहम को सुनती रही, 2017 की बात बता रही हूँ। अब्राहम को सुनती रही, सिर्फ इसलिए, कुछ पाना नहीं था, कुछ लाइफ बदलना नहीं था, कुछ भी अल्टीरियर मोटिव नहीं था सिवाय इसके कि मुझे नींद आ जाए। सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका हेल्थ। जब पैसे आ जाता है ना, जब लाइफ में स्ट्रेस आता है तो हेल्थ पे सबसे पहले असर पड़ता है। लेकिन मुझे हेल्थ ठीक रखना था अपनी बेटी के लिए, और यही कारण था कि मैं सुनने लगी। और पता नहीं कोई अंदर से जाग गया, कुछ तो जाग गया। उसके बाद इतने सारे गुरु आने लग गए। लाइफ में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए मेरे 2019 से पहले, सिर्फ इतने चेंजेस हुए कि विश्वास हो गया कि लाइफ में कुछ तो बदलेगा। 2017 के टुवर्ड्स एंड मैंने सुनना शुरू किया था। 2018 में मैंने कनाडा का पीआर अप्लाई किया था, ये सोच के कि शायद वहाँ जाके रिलीफ मिल जाए। लेकिन कनाडा का पीआर रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमें पता था कि हमारा ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंसी नहीं हो सकती है, इसलिए हमने कभी ट्राई भी नहीं किया था। सिर्फ वीडियो सुन के इतना समझ में आ गया था कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, अपने हस्बैंड पे सारा बोझ डाल के कि तुम्ही को कुछ करना है, अब मुझे कुछ करना है, ये ठान लिया था मैंने। 2018 से मैंने ठाना था कि मैं कुछ खुद करूँगी। 2017 जो था वो मेरा हीलिंग प्रोसेस था। मैं सिर्फ हील हुई, सिर्फ जो पुराने घाव थे, जो मैं इतने स्ट्रेस में थी लोगों से, तब 2018 तक मैं अपनी लाइफ सिचुएशन डिस्कस करना बंद कर दी थी लोगों के साथ, रोना बंद कर दी थी। रोज़ कोशिश करती थी, एक दिन में थोड़ी पॉसिबल होता है, रोज़ कोशिश करती थी कि आज नहीं रोऊंगी। थोड़े दिन तक नहीं भी रोती थी, थोड़े हफ्तों तक नहीं भी रोती थी, फिर एक दिन बांध टूटती थी, फिर बेटी को गले लगा के वॉर्टेक्स में जाती थी। धीरे धीरे 2018 में विश्वास, कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए थे, मूड अच्छा रहने लग गया था। फिर कनाडा का पीआर रिजेक्ट हुआ। पीआर रिजेक्ट होने के बाद थोड़ी देर रोई, झूठ नहीं बोलूँगी, रोई थी मैं। रोने के बाद वापस खड़ी हुई, वापस से कोशिश की। मैंने कहा मैं कहाँ चूक कर रही हूँ कि मैं नहीं अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। बस उसके बाद क्या था, ढूंढने लगी गुरुओं को। फिर होजे सिल्वा आए मेरे लाइफ में। पहले ऑनलाइन कोर्स किया, ऑस्ट्रेलिया के मैंने फिर इन पर्सन कोर्स किया, लेकिन पहले ऑनलाइन ही कोर्स किया मैंने वहीं से। उसके बाद फिर मैं दीपक चोपड़ा के थोड़ी बहुत कोर्सेज करने लग गई। उसके बाद अब्राहम को सुनना शुरू कर दिया। अब्राहम के कोर्स करने के पैसे नहीं थे उस वक्त कि मैं उस वक्त कर सकती अब्राहम को, बट अब्राहम के इतने फ्री कंटेंट थे इंटरनेट पे कि मेरे लिए बहुत इजी हो गया था सीखना। उसके बाद योग की तरफ जाने लग गया मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं दिल्ली में थी तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत चक्रा सीखा। उसके बाद फिर चक्रा सीखने के बाद फिर हो गया कि नहीं, योग भी प्रॉपरली सीखने की इच्छा जाग गई थी, बस दबाई भी थी क्योंकि पैसे का इंतजाम थोड़ा मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे पैसा भी आने लग गया। अचानक से जब मैंने खुद से डिसाइड किया कि करना है, तो मेरे पास एक पेपर की कटिंग आई कि लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं ट्रेडी बन के। तब तक हमारे दिमाग में था कि हमारा पीआर नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि किसी एजेंट ने बोल दिया था, जो कनाडा का पीआर के लिए हमें पैसे ले लिए और हमारा पीआर भी नहीं कराया, उसी ने बोल दिया था आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता। बिना पता किए हमने उसकी बात मान ली थी।
जब मुझे ये पेपर आया कि ट्रेडी बन के जाते हैं, तो मैं हस्बैंड के पास गई और मैंने बोला कि आप यहाँ बिजनेस संभालो, मैं नविका मतलब मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाती हूँ, कम से कम उसकी पढ़ाई बेटर हो जाएगी वहाँ पे। हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि उसे एक बहुत महंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, बट वहाँ पे वो पढ़ सकेगी अगर मैं वहाँ चली गई तो। हस्बैंड हंसे, बोले तुम प्लम्बर बन के थोड़ी जाओगी। मैंने कहा मैं जाऊँगी, आप मुझे तैयार कर दो, मैं चली जाऊँगी। ये शायद मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरी बीवी इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई है अपनी बेटी की फ्यूचर संभालने के लिए। और फिर वो एक होता है ना आइडिया देने का, वो कब अंदर ही अंदर ढूंढना शुरू कर दिया प्रोसेस। ऑस्ट्रेलिया का पीआर का मुझे पता भी नहीं चला, और फिर ऑस्ट्रेलिया का पीआर उन्होंने अप्लाई कर दिया पीछे पीछे, और फिर मुझे बोला कि अब ऑस्ट्रेलिया पीआर हमने अप्लाई कर दिया, हम एलिजिबल थे। उस एजेंट ने गलत बताया था हमें, और फिर हमारा प्रोविजनल पीआर पहले अप्लाई हुआ, फिर हम स्टेट स्पॉन्सरशिप में गए, हमारा प्रोविजनल पीआर एक्सेप्टेंस हो गया, फिर हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया आने के पहले भी पीआर तो आ गया था, लेकिन हमारे पास कुछ दिक्कतें थी, उस दिक्कतों को कारण हम नहीं आ पा रहे थे। हमने तब तक मैं योग में चली गई, मैंने योग पैसे मैनिफेस्ट करके योगा का प्रॉपर कोर्स किया, योगा की टीचर बनी। इंडिया में ही मैं बॉम्बे में लोगों को चक्र और योगा सिखाने लग गई, थोड़े पैसे जमा हो गए। फिर हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया में हस्बैंड की पहले एक छोटी सी जॉब थी, फिर मैंने नौकरी अप्लाई की, फिर मुझे नौकरी मिली। पहले कॉल सेंटर में जॉब मैनिफेस्ट किया, कॉल सेंटर के जॉब मैनिफेस्ट करने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं बेटर इससे जॉब मैनिफेस्ट करूँगी। फिर मैं इंश्योरेंस में अंडर राइटर बन गई। इंश्योरेंस अंडर राइटर बनने के बाद फिर मैंने सोचा बैंक में नौकरी करनी चाहिए। तब तक मेरे हस्बैंड की बैंक में बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी, वो बैंक में नौकरी करने लगे, तो मुझे इंस्पिरेशन आई कि मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ। फिर मैंने बैंक में नौकरी अब मैनिफेस्ट की। बैंक में नौकरी करने के बाद फिर यूट्यूब पे लोग मुझे ढूंढना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे नाम पे एक बुक लिख दिया था तब तक, जिसे मैंने बॉम्बे में सिखाया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढना शुरू कर दिया था। तो तब तक मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया में भी पार्ट टाइम सिखाना शुरू कर दी थी योगा और चक्रा। ज़्यादा लोग नहीं थे मेरे स्टूडेंट, कुछ लोग आते थे, फिर भी कभी कोई पर्सनल सेशन बुक कर लेता था, कभी एक मेरा क्लास चलता था, वो होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैं YouTube पे आ गई। YouTube पे आने के बाद आप लोग सब जुड़ना शुरू हो गए। 2021 के दिसंबर में मैंने YouTube ज्वाइन किया था। 2021 में ही मैंने अपना घर खरीद लिया था। 2022 पूरा मैंने YouTube में यूज़ किया, फिर घर मैनिफेस्ट किया था, उसकी भी स्टोरी अलग है। फिर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, हैमर टेक्निक फॉर गवर्नमेंट जॉब, वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी देखने के लिए कि असरदार है कि नहीं है। फिर मेरी यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब लग गई, और ये है मेरी पूरी LOA की जर्नी। जब मैंने घर खरीदा तो हस्बैंड की भी प्रमोशन होनी शुरू हो गई, मेरा बिजनेस चलने लग गया, हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट्स अच्छे होने लग गए, मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग गया। टोटल कुल मिला के LOA को अगर ढंग से फॉलो करें, मेडिटेशन करके एक स्पिरिचुअल वे में फॉलो करने पे कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आया। 2019 के तक थोड़े बहुत कॉन्ट्रास्ट आए, क्योंकि मेरा पुराना वाइब्रेशन चला आ रहा था इतने सालों का। तो 2017 से शुरू किया, 2018 तक थोड़े बहुत कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस आए, बट मैं अडिग रही। 2019 से सक्सेस मिलनी शुरू हो गई। 2019, 2020, 2021, 2022, आज 2023 है। कॉन्ट्रास्ट सिर्फ क्वेश्चन के रूप में आते हैं, लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आना बंद हो गया है। जो डिज़ायर है उसको स्पिरिचुअल वे में डिज़ायर करेंगे आप, तो आपकी डिज़ायर फुलफिल होनी ही होनी है। आज ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक प्यारा सा बिजनेस है, मेरा एक YouTube पे चैनल है, मैं YouTube पे भी मैं ऑनलाइन भी कोर्सेज देती हूँ। मैं यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूँ, ऑफिसर रैंक है मेरा यहाँ पे। एंड मैं साइड में मेरा एक बिजनेस चलता है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं बैंक में, और एक प्यारा सा घर है, एक प्यारी सी बेटी है। तो जो इतनी ज़्यादा मुश्किल में फंसी थी 2017 में, अगर 2017 की रेवती को कोई बोलता कि तुम 2023 में ये लाइफ जियोगी, तो वो विश्वास नहीं कर पाती। तो आप लोगों से भी बताना चाहती हूँ कि आपको अगर आज कोई भी दिक्कत लग रही है तो परेशान ना हो,
जब मैं कर सकी तो आप भी कर सकते हो। कोई गुरु नहीं था, कोई टीचर नहीं था, शुरू में तो मेरे पास कोई सेमिनार या वेबिनार जाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मैनिफेस्ट करके पैसे मैनिफेस्ट करने लगे ताकि चीज़ें और सीखूं। सिर्फ अब्राहम के फ्री कंटेंट से मैंने इतने मैनिफेस्टेशंस करने लग गई कि लोगों से सीखना शुरू कर दिया। जितना सीखेंगे उतना ग्रो होंगे। पॉजिटिविटी की राह में आपको कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कितने दिन सीखना है, कितना करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ रोने में मज़ा आता है क्या आपको? कभी हंस के देखो, रोने में मज़ा आना बंद हो जाएगा। दुख तकलीफ दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है आपको, या खुद को सक्सेस पाते देख के मज़ा आता है, खुद को अचीव करते देख के मज़ा आता है? तो अपने आप को मार के जब आप एक नया जन्म लोगे ना, पुराने चीज़ों को बदल कर नई चीज़ों को अपनाने की ठान लोगे ना, तो ज़िंदगी आपके लिए 10 रास्ते खोल देती है। होपफुली मेरी स्टोरी आप लोगों को इंस्पायर की हो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पुराने नेगेटिव वाइब्रेशन उठाने पड़ेंगे। बस इतना मान लीजिए कि बहुत तकलीफ़ में थी और आज बहुत आराम में हूँ। लोगों के मुँह से बेचारी रेवती सुनती थी और आज लोग कहते हैं रेवती ने क्या कर दिया, ये तुमने कैसे किया, लोग पूछते हैं। तो आज से आप भी ठान लीजिए कि लोग आपसे एक दिन पूछे ये तुमने कैसे किया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।